सबसे पहले बात करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर, मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, वो आपके लिए एक मिशन है। तो मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए, ठीक है भाई, मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए आप लोग को हर एक चीज़ पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से पड़ाव आप लोग को देखने को मिलेंगे और क्या आप उन पड़ावों के लिए रेडी हैं कि नहीं। तो इन पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि एज क्राइटेरिया क्या है, भाई क्या आप उस एज क्राइटेरिया में लाई कर रहे हैं, मतलब आपकी जो एज है वो उस एज के ग्रुप में आ रही है कि मतलब क्या आप एलिजिबल है एग्ज़ाम के लिए, नहीं, तो ये भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, मतलब अगर आप किसी भी बैंक एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से एग्ज़ाम्स हो सकते हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम्स की आप पैटर्न को आप देखोगे भाई कितने कितने डिफरेंट आपके एग्जाम के पैटर्न होते हैं। इसके अलावा हम बात करें स्ट्रेटजी, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से मैं अब कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है हम उसको आराम से इजीली बिल्कुल काम वे में क्रैक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम स्ट्रेटजी बनाएंगे उसको डेली रूटीन में कैसे फॉलो करेंगे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो भाई अगर बैंक एग्जाम की बात करें, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं IBPS PO सेम है आप लोगों का SBI PO के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो SBI PO की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो SBI PO या IBPS PO की तैयारी कर तो वो दोनों चीज़ें सेम हैं। तो ये जो हैं वो डिफरेंट स्टेजेस हैं आपके एग्जाम्स, आपके सिलेक्शन में। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे प्री एग्ज़ाम देना पड़ता है। भाई प्री एग्ज़ाम एक तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का होता है जो आपको एनी हाउ यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके मार्क्स जो हैं वो आपके काउंट नहीं होते, बस केवल एक तरीके से ये जो है एक लाइन है जिसे आपको क्रॉस करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। अगर आप इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे नहीं जा पाएंगे और इसके मार्क्स भी आपके काउंट नहीं होते हैं आपके सिलेक्शन में। जो मार्क्स काउंट होते हैं आपके PO के एग्ज़ाम में वो होते हैं आपके मेंस के एग्जामिनेशन के मार्क्स और साथ में जो आपका इंटरव्यू होता है उसके मार्क्स, दोनों को कंबाइन करके आपका सिलेक्शन होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग को प्री क्वालिफाई करोगे तो आप लोग जाओगे मेंस में, मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप लोग इंटर करते हो इंटरव्यू में, तो मतलब मेंस क्वालिफाई करोगे तभी आपका इंटरव्यू होगा और फिर इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे और मेंस के मार्क्स होंगे वो डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करके आपका अलॉटमेंट होता है। मतलब आपने डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी और अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो आप जो भी बैंक्स होंगे उनमें आप लोगों को वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है आप लोग का ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर। क्लर्क की अगर हम बात करें, देखो ये PO का सिलेक्शन प्रोसीजर है। अगर हम बात करें क्लर्क की, भाई IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क की बात करें तो उसमें थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसीजर हमारा कम होता है। उसमें बस हमारा केवल यहीं पे होता है और ये हमारा इंटरव्यू सेक्शन उसमें नहीं होता। मतलब आपने प्रीलिम्स पास किया, उसके बाद आपने मेंस पास किया और मेंस के बाद आप डायरेक्टली आपका क्या होता है प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाता है। वहाँ पे क्लर्क के एग्जाम में कोई भी इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं होता, बिकॉज भाई क्लर्क में इन कंपेरिजन टू PO सैलरी भी कम है और वर्क नेचर भी डिफरेंट है, तो आपका इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होता। तो ये हो गया आप लोग के PO और ये हो गया आपका क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसीजर। PO में आप लोगों को 4 स्टेजेस में जाना पड़ेगा भाई, प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड देन प्रोविजनल अलॉटमेंट। उसके बाद क्लर्क की अगर बात करें, प्रीलिम्स हो गया, मेंस आपने क्लियर किया, देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो ये है आप लोगों का सिलेक्शन का प्रोसीजर। इसके अलावा अगर बात करें एज क्राइटेरिया क्या है भाई, अगर हम बात करें एज, तो अगर आप PO प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए आप लोग की 30 ईयर्स इज द एज फॉर PO। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्लर्क के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए 20 और मैक्सिमम क्या होनी चाहिए आप लोग की 28 ईयर्स। तो ये आप लोगों की एज के क्राइटेरिया है कि मतलब आपको इस एज ग्रुप में लाई अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को अभी से बूस्ट कर सकते हैं। और बात करें क्वालिफिकेशन, तो भाई ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, ठीक है भाई। क्वालिफिकेशन की बात करें एज के साथ साथ, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, ठीक है भाई। तो ये आप लोग का एज क्राइटेरिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, ये एग्जाम पैटर्न आपका हो गया PO मेंस का, ठीक है भाई। मतलब ये PO का एग्जाम पैटर्न है आप लोग का। इसके बाद हम लोग क्लर्क की बात करेंगे, ठीक है। ये आपका PO का एग्जाम पैटर्न। तो अगर बात करें प्रीलिम्स, ठीक है भाई, प्रीलिम्स में आप लोगों के यहाँ पे 3 टॉपिक देखने जाते हैं जिसमें आप लोग का इंग्लिश हो गया, क्वांटिटेटिव मैथ मतलब मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया। तो सब में क्वेश्चंस भी यहाँ पे दे रखे हैं 30, 35 एंड 35 और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो हो गया यहाँ पे 30 है, 35 एंड 35 है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अगर देखा जाए इंग्लिश है और बाकी मैथ्स में आप लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द रीजनिंग में भी आप लोग को यहाँ पे इंग्लिश हिंदी देखने को मिलता है। बट अगर बात करें टाइम तो यहाँ पे 20-20 मिनट का क्या कहते हैं आप लोग को इंडिविजुअल टाइम मिलता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए।
और यहाँ पे आप लोग की इंडिविजुअल कट ऑफ भी रहती है। इसके अलावा अगर आप जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो आप मेंस में एंटर करोगे, तो मेंस का आपका ये रहता है एग्जाम पैटर्न। देखिए भाई, हमने बस केवल अवेयरनेस दिलाने के लिए दिया है, क्योंकि आप लोग जब भी किसी भी एक बड़े टास्क को स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को हर एक चीज़ पता होना चाहिए कि आप किस किस स्टेजेस के थ्रू जाओगे, तभी आप अपने आप को स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आप लोगों को बाद की स्टेज पता नहीं है और आप बिल्कुल तैयार करना शुरू कर दिए तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए तो हमने पूरा का पूरा आपका एग्जाम पैटर्न बता दिया कि भाई मेंस एग्जाम पैटर्न में क्या होगा आप लोग का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर आती है आप लोगों की, जीए आ गई आप लोग का, फिर इंग्लिश लैंग्वेज आ गया, फिर मैथ्स में आप लोग का हो गया डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस इन पीओ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी देना पड़ता है, जिसमें आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जिसमें आप लोग को लेटर लिखना होता है और ऐसे लिखना होता है। तो ये आप लोगों का हो गया पीओ का ओवरऑल सिलेक्शन। इसके बाद आप लोग का इंटरव्यू आगे आगे होगा। ठीक है भाई, जब फिर दोनों चीज़ें क्लियर कर लोगे। अगर हम बात करें क्लियर का, तो भाई क्लियर का काफ़ी सिंपल होता है इन कंपेरिजन टू पीओ। तो आपका प्रीलिम्स तो सेम होता है, बट लेवल ऑफ द डिफिकल्टी वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब पीओ में आप लोग को थोड़ा सा जो है लेवल हाई मिलेगा और क्लर्क में जो पीओ के मुताबिक जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा आसान रहेगा। तो सेम चीज़ें हैं वही इंग्लिश है, मैथ्स और रीजनिंग। और मेंस में भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, जीए तो सेम है, आपका जनरल इंग्लिश आ गया, रीजनिंग कंप्यूटर आ गया। यहाँ पे आप लोग का रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। वहाँ पर हमने देखा था डीआई आता है, बट यहाँ पे आप लोग का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है आपके एग्जाम में, मतलब पूरी मैथ्स रहती है। तो ये डिफरेंट आपका टाइम दे रखा है, डिफरेंट आपका मैक्सिमम मार्क्स दे रखा है, डिफरेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो, आप इसको डीपली डिस्कस कर सकते हो। ठीक है भाई, आप डीपली इसको अपना पढ़ सकते हो। ठीक है, कि किस किस तरह से हमारा एग्जाम पैटर्न होता है पीओ और क्लर्क का। ठीक है, एक और आपने एग्जाम का नाम सुना होगा आरआरबी में। तो आरआरबी में क्या होता है, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होती हैं, बट वहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न अलग होता है। हिंदी वहाँ पे एक मेन रोल प्ले करती है मेंस एग्जाम में, और प्रीलिम्स में आप लोगों का इंग्लिश नहीं आता। मतलब वहाँ पे आप लोगों के 45 क्वेश्चंस आते हैं और टाइम होता है आप लोग का 45 मिनट्स, मतलब सॉरी 80 क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के, 80 क्वेश्चंस आते हैं और जो टाइम होता है वो आप लोग का होता है 45 मिनट्स इन प्रीलिम्स। ठीक है भाई, बाकी मेंस की कहानी ऑलमोस्ट आप लोग की सेम होती है, बट इंग्लिश में चॉइस आती है इंग्लिश और हिंदी में। तभी बहुत से बच्चे जो हैं आरआरबी को भी प्रेफर करते हैं। बट हम लोग अगर तैयारी करेंगे एसबीआई पीओ की, तो एसबीआई पीओ की तैयारी करेंगे तो आपके सारे एग्जाम्स में कवर हो जाएंगे, चाहे वो आप लोग का आरआरबी हो, चाहे वो आपका एलआईसी हो, चाहे वो आपको किसी भी इंश्योरेंस की बात हो या किसी भी बैंक एग्जाम की बात हो। ठीक है भाई, तो ये आप लोग का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है क्लर्क के लिए, और वो था आप लोग के मेंस के लिए। बट ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया, बट हम अपनी तैयारी अगर करें तो भाई हम कैसे तैयारी करें, मतलब किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, अब हम इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आपको कैसे चीज़ों को स्टार्ट करना है, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करें। अगर आप बिल्कुल एक वर्किंग एस्पिरेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा दिन भर में, क्योंकि आपको ऑफिस का काम भी करना है और साथ में पढ़ाई भी करनी है। और अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी तैयारी कैसे कंटिन्यू होगी, तो उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखो, हम एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं, मतलब हमारा एम है, हमारा टारगेट है कि हमें भाई आईबीपीएस पीओ को क्वालिफाई करना है या एसबीआई पीओ क्वालिफाई करना है, एंड तक जाना है। तो उसके लिए क्या करना सबसे बड़ी ज़रूरी बात है, सबसे पहले आप लोगों को जो सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से बच्चों को सिलेबस के बारे में पता नहीं है कि भाई क्या क्या सिलेबस, कैसे कैसे मैथ्स का सिलेबस रहता है, कैसे कैसे इंग्लिश का सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है प्रीलिम्स में, और कैसे पढ़े मेंस में, और मेंस का क्या सिलेबस है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस पे नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर आपको सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं आ रहा, बिना डायरेक्शन में पढ़ाई करो तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिलेबस में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके लिए वीडियो कर देंगे ताकि आपको सिलेबस के बारे में बिल्कुल डिटेल में बता सके कि भाई मैथ्स में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है और मेंस में क्या क्या रहता है। इसके अलावा जब आपने सिलेबस का नॉलेज गेन कर लिया, मतलब आपने जब सिलेबस जान लिया पूरा, भाई देखो एक दिन लगेगा उस पूरे को देखने में भाई, क्योंकि आप लोग एक मिशन को एक मिशन पे जा रहे हो, एग्जाम क्रैक करने जा रहे हो, तो आपको एक दिन पूरा सिलेबस की नॉलेज को इकट्ठा करने में लगेगा। भाई मैथ्स में क्या आता है, रीजनिंग में क्या आता है, आपने एक डे पूरा दे दिया। इसके बाद आपने फिर से एक डे दे दिया अपने आप पे, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो फ्रॉम जीरो, तो आपने फिर से एक दिन दे दिया सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में कि भाई आपको कहाँ पे क्या चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। ठीक है, आपको मैथ्स आती है, अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में वीक है, तो वैसे कैसे करेंगे, मतलब रीजनिंग में
ठीक है कितना हमें आता है, मतलब आपने इंट्रोस्पेक्शन किया कि किस किस सेक्शन में आपकी कितनी कितनी नॉलेज है। इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, खुद से आप नहीं पूछोगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी कमी कहाँ है, और फिर आप तैयारी करोगे और उस तैयारी को फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इंट्रोस्पेक्शन कहाँ करना है, कि भाई इंट्रोस्पेक्शन जरूर करना है कि आप किस में वीक हो। आपने देखा था कि मीन्स में जो मेंस का एग्जाम दोगे आप, तो वहाँ पे आप जीए देखोगे, ठीक है भाई। मेंस एग्जाम में जीए देखोगे। अगर आप आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे आप लोग का इंटरव्यू भी होगा, तो इंटरव्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट जीए जो है वो आपका रोल प्ले करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये चारों टॉपिक स्टार्टिंग से लेके चलने पड़ेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, तभी आप फाइनल सिलेक्शन पे चले जाओगे। क्योंकि अगर बात करें प्री और मेंस का, जो जब आपका प्री होगा और फिर आपका मेंस होगा, तो उसमें जो समय होता है वो बहुत कम होता है, और उसमें आप वही जीए तैयारी नहीं कर सकते। तो आपको स्टार्टिंग से ही जीए की तैयारी करनी पड़ेगी। तो भाई सही है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपने जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लिया, उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को बूस्ट करना है। मतलब अगर आप जीए में वीक हो तो जीए पढ़ना स्टार्ट कर दो डेली बेसिस पे। अगर आप मैथ्स वीक है तो आप मैथ्स को डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर लो। रीजनिंग अगर आपकी वीक है तो आप रीजनिंग को डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करो। इंग्लिश आपकी वीक है तो भाई एडिटोरियल्स आते हैं, ठीक है, आप उसको डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करो। कैसे करेंगे वो हम बताएंगे, ठीक है, किस तरह से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे वो बताएंगे, बट आपको अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज को ज़रूर बूस्ट करना है, ठीक है। तो ये तो करना है इतना, तभी आप एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे तो आपको एग्ज़ाम जो है ऐसे लगेगा कि वो आपका पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने सब्जेक्टिव नॉलेज को अपना बूस्ट कर लिया है। इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग डे से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। नो डाउट आपके, मतलब अब डरो नहीं कि आपके मार्क्स 10 आ रहे हैं, आपके मार्क्स 20 आ रहे हैं, आपके मार्क्स 30 आ रहे हैं। स्टार्टिंग में कम मार्क्स आएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में आपके जो है मार्क्स कम आने वाले हैं, बट आपको अटेम्प्ट मॉक जरूर करने हैं। मतलब डेली बेसिस पे आप लोगों को मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। डेली रूटीन में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको मॉक देने हैं, बट मॉक जरूर दीजिए, क्योंकि मॉक आप जब दोगे तो आप मॉक्स के देने के बाद जब आप मॉक्स का एनालिसिस करोगे तो आप समझ पाओगे कि एग्जाम का एक्चुअली पैटर्न क्या है, क्या लेटेस्ट पैटर्न आपका एग्जाम आ रहा है। तो मॉक कहाँ से देंगे, तो भाई हमारे आप अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक्स मिल जाएंगे, या फिर आप हमारी ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे मॉक्स मिल जाएंगे। आप मॉक्स जब देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई किस तरह से एग्जाम का पैटर्न है, और कौन कौन से एग्जाम आ रहे हैं जो आपने, मतलब कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने पढ़े हैं, जो आपने नहीं पढ़े हैं। अब मॉक्स जो देने हैं वो कम से कम 5 आपको प्री के मॉक्स देने हैं और 2 आपको मेंस के मॉक्स देने हैं एक हफ्ते में। 5 प्री के मॉक्स और 2 मेंस के मॉक्स एक हफ्ते में, तो वो कैसे भी आप दे सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें भाई एक दिन में, एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो आपने भाई मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये दे दिए आप लोगों ने, क्या प्रीलिम्स के मॉक दे दिए इतने दिन, ठीक है। ये 5 दिन आप लोग के प्रीलिम्स के लिए हो गए, ठीक है। प्रीलिम्स हो गया, फिर बच रहा क्या आप लोग का ट्यूसडे बच रहा है, और फिर आप लोग का बच रहा क्या वेडनेसडे, थर्सडे, फिर यहाँ पे आप लोग का बचा थर्सडे। तो आपने इन 2 दिन क्या दे दिया, मेंस का मॉक्स दे दिया। अब मॉक्स देना एक अलग बात है, मॉक्स पूरा आप तभी दे पाओगे जब आप मॉक्स को देने के बाद आप उसका एनालिसिस करोगे, आप अपनी गलती को पहचानोगे कि भाई हमारा मैथ्स में जो क्वेश्चन रह गया वो क्यों रहा, ठीक है। रीजनिंग में जो पजल नहीं बन पाई वो क्यों नहीं बनी पजल, और इंग्लिश में जो हमारा पैसेज था वो क्यों नहीं बन पाया। तो एनालिसिस करना उसका ज़रूरी है, और एनालिसिस करने के बाद आप अपने नोट्स बनाइए, आपने अपने वीक पॉइंट्स को लिखिए कि कहाँ पे आप लैग करें, कहाँ पे आपने प्रॉब्लम फेस की, भाई कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई। तो 5 प्री और 2 मेंस के मार्क्स आपको देने हैं। अगर आप 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो डरो नहीं, अगर आपके मार्क्स 0 आ रहे हैं तो यकीन मानो हम 0 से इस मार्क्स को 90 कन्वर्ट करोगे, अगर आपने डेली बेसिस पे किया। स्टार्टिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट जब एक बार प्लान में आ जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस एनालिसिस ऑफ मॉक जो मैंने आपको बताया वो करना ही करना है। मॉक एनालिसिस करने के बाद आप लोग को डेली बेसिस पे 5 क्विज देनी है फ्रॉम अड्डा 24/7 ऐप। अगर ऐप आपके फ़ोन में नहीं है तो भाई फटाफट से डाउनलोड करो इसको प्ले स्टोर से, ठीक है। 5 क्विज डेली देनी है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, और एक कंबाइंड क्विज भी आप लोग को मिलेगी, डेली बेसिस पे मिलेगी बहुत सारी, आराम से आप लोग यहाँ पे क्विज को भी दे लोगे। और क्विज को देने के बाद आप उसको एनालिसिस करोगे तो आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहे हैं, और उसका एनालिसिस करना आप लोगों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा। तो ये आप लोगों को प्लानिंग करनी है। तो इसी तरह से धीमे धीमे ग्रेजुअली आप लोग वीक 1 में देखोगे, इस तरह से अगर आप इसको अडॉप्ट करते हो, ठीक है, ये प्लान अगर आप अडॉप्ट करते हो तो आप देखोगे कि वीक 1 में आपका अगर मार्क्स फॉर एग्जांपल 25 था, ठीक है, तो वीक 2 में आप देखोगे तो आपका मार्क्स जो है ग्रेजुअली वो 35 इंक्रीज हो जाएगा। बट हाँ, आपको ये करना ही है, कुछ भी आ जाए आपको ये छोड़ना नहीं है।
अब ये तो हमारा स्ट्रेटेजी हो गया, मतलब इस तरह से हमें करना ही करना है। बट अगर हम बात करें कि सर डेली बेसिस पे कैसे करा जाए, मतलब कब हम क्या पढ़ें, क्या चीज़ें करें, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेली रूटीन कि क्या होने वाला है आप लोग का डेली रूटीन। मतलब बहुत से एस्पिरेंट्स हैं, कुछ लोग यहाँ पे वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, कुछ लोग यहाँ पे नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स, तो दोनों को हम यहाँ पे फोकस करते हुए यहाँ पे आपका डेली रूटीन को बनाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, सुबह इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जल्दी उठना। मतलब मॉर्निंग में आप लोगों को हर हाल में 6 बजे उठना ही, या फिर आप 6:30 बजे उठ सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में उठना है दोनों लोग को, चाहे वो वर्किंग एस्पिरेंट हो चाहे वो आप लोगों के नॉन वर्किंग एस्पिरेंट हो। मॉर्निंग का जो समय रहने वाला है, मतलब 7 बजे से ले तक कि 9 बजे का समय, ठीक है, ये जो समय रहने वाला है ये आपको डेली बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना है जीए में, ठीक है, क्योंकि जीए जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपके मेंस के एग्ज़ाम में। और अगर आप पीओ का दे रहे हो, ठीक है, तो आपका इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं जीए जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको 7 से 9, ठीक है भाई, 7 से 9 में आप लोगों को हर हाल में, मतलब 7 से 9 या 7 से 8 या 8:30 आपको जीए का हर हाल में आप लोग का रिवीजन, मतलब जीए पढ़नी है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक दिन पढ़ा, ठीक है भाई, आपने क्या किया, एक दिन जीए पढ़ा, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, आपने जीए तो पढ़ा, उस दिन का करंट अफेयर्स पढ़ा, उसके बाद आपने रिवीजन किया प्रीवियस डे का। तो इस तरह से आप लोग का 2 घंटे में आराम से जीए हो जाए, क्योंकि 2 घंटे में आप लोगों को जीए पढ़ना भी है और उसके प्रॉपर नोट्स बनाने, ताकि आप एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज कर सको। क्योंकि अगर बात करें बैंक एग्जाम की बात करें, तो मतलब मैक्सिमम लास्ट 6 मंथ्स के आप लोगों के जीए के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप अभी से शुरू करते हो बनाना, तो आराम से आप कवर अप कर लोगे और धीमे धीमे आप आगे मंथ्स के भी और आने वाले मंथ्स के भी जीए के क्वेश्चन को कवर करोगे, ठीक है भाई। ये तो करना ही, मतलब डेली बेसिस पे आप लोग को उठना ही है। मॉर्निंग में थोड़ा सा अगर आप लोग एक्सरसाइज कर लोगे तो आपका जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट रहेगी और आपको थोड़ा सा ताकत मिलेगी दिन भर आपका काम करने के लिए। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा उठ के एक्सरसाइज कर लो भाई, वॉक कर लो या दौड़ लो थोड़ा बहुत, ठीक है, योगा वोगा कर लो। उसके बाद 7 बजे बैठ जाओ, बिल्कुल अपना थोड़ा सा चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पी के बैठ जाओ और जीए थोड़ा सा पढ़ लो। उसके बाद 9 बजे के बाद आप 9 to 9:30 आप नहा धो के ब्रेकफास्ट वगैरह फटाफट से कर लो। इसके बाद, ठीक है भाई, इसके बाद अगर बात करें तो 9:45 से, ठीक है भाई, 9:45 to 10:45 आपको डेली बेसिस पे एक काम करना है, ठीक है भाई। द हिंदू न्यूज़पेपर जो मैं प्रेफर करूँगा आप लोगों को, उससे आप एडिटोरियल पढ़ो, ठीक है भाई। द हिंदू न्यूज़पेपर से आप डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़ो, क्योंकि एडिटोरियल जो है वो आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करेगा और साथ में आप लोगों का कहीं ना कहीं इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को भी बढ़ाएगा। जब आप इंग्लिश पढ़ोगे उससे आप नए नए वर्ड्स देखोगे, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी और आप इंटरव्यू में अच्छे से एक नाइस वे में, डिसेंट वे में उन क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकोगे। और भाई अगर बात करें मेंस एग्जामिनेशन में पैसेज पढ़ने होंगे, बड़े बड़े पैसेज आएंगे, तो उनको भी आप आराम से पढ़ पाओगे। मेंस एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स में भी बड़े बड़े आते हैं पैसेज, तो आपकी रीडिंग हैबिट होगी तो आप आराम से पढ़ लोगे। तो एडिटोरियल आपको ज़रूर डेली बेसिस पे करना ही करना है, ठीक है भाई। एडिटोरियल वोकैब्स आपका स्ट्रॉन्ग करेगा और आपकी रीडिंग स्किल को भी बढ़ाएगा फॉर इंग्लिश सेक्शन, ठीक है भाई। इसके अलावा अब बच गया हमारा फॉर एग्जाम्पल 11, ठीक है। अब भाई देखिए, जितने भी हमारे वर्किंग एस्पिरेंट्स अभी अगर देखा जाए वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है मैनेज करना। बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके लिए नॉन वर्किंग एस्पिरेंट की बात कर रहे हैं, जो सिंपल ग्रेजुएट हैं, वो घर पे अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11 बज गया, अब 11 बजे से आपको 12 बजे 1 घंटे का आपका प्री का मॉक्स हो गया, उस मॉक को दो, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर इसको एनालिसिस करो, ठीक है भाई। मॉक दे के उसका एनालिसिस करो और देखो कि कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे आपने गलती की, ये ठीक है। मॉक्स देने के बाद उसका एनालिसिस करो, ये कर लिया। इसके बाद अगर मान लीजिए आपने एनालिसिस किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा खाना वाना लंच वंच करके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। उसके बाद फिर दोपहर 3 बजे, ठीक है भाई, 3 बजे से अगर देखा जाए शाम को 5 बजे तक आपको करना क्या है कि डेली बेसिस पे मैथ्स का कोई भी टॉपिक उठा लो। फॉर एग्जांपल अगर आपने परसेंटेज उठाया तो आप परसेंटेज उठा लो। परसेंटेज के साथ साथ आप डेली बेसिस पे कम से कम 3 DI को अटैम्प्ट करो। 3 DI चलो हो गया ज़्यादा, आप धीमे धीमे 2 DI को अटैम्प्ट करो, फिर 3 DI 4 DI, मतलब ये करो ही करो। मैथ्स का कोई टॉपिक करो और टॉपिक के साथ साथ आप डेली बेसिस पे DI की प्रैक्टिस करो। अब मुद्दे की बात है कि DI कहाँ मिलेगी, अगेन हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो, आप अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको बहुत सारी DI मिलेंगी। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं adda247.com, तो वहाँ पे भी आप लोग को सारी की सारी बहुत सारी DI मिलेंगी जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आपने कोई मैथ्स का भी देखो, वो टॉपिक उठाओ जो आपका वीक हो। अब हमने परसेंटेज का नाम लिया, फॉर एग्जांपल किसी को भाई प्रोबेबिलिटी नहीं आती तो प्रोबेबिलिटी पढ़ो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करें तो आप सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करो, सीरीज की प्रैक्टिस करनी सीरीज की प्रैक्टिस करो। अब देखो भाई, हमने बोला इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो हम सिंप्लीफिकेशन
सब बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, सबके 3 लोग का सिंप्लीफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करके अपना टाइम का वेस्ट ना करके आप वो करो जो आपको नहीं आता, ठीक है, आप वो करो जो आप टेस्ट में नहीं बना पा रहे हो, आपको वर्ड प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो करो। और अगर देखा जाए रिसेंटली में तो पैटर्न चेंज हो रहा है एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सिंप्लीफिकेशन भी ज़रूरी है, टाइम निकाल के आप सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कर लो, आप क्विज वगैरह दोगे तो आप वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेन जो है आप कोशिश करो कि आप अर्थमेटिक को ही लगाओ, 1.5 घंटा अर्थमेटिक लगाओ और 2 घंटे और आधे घंटे में 2 या 3 DI करो। फिर उसके बाद शाम को आप रेस्ट ले लो, ठीक है, मतलब 5:30 तक। देखो जब आप पढ़ोगे तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, तो आप 3 बजे से 5:30, 2.5 घंटा सफिशिएंट है इतना करने के लिए। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है भाई, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें, शाम को बज गया भाई 6:30, ठीक है, तो 6:30 से अगर आप देखा जाए तो आप 8 बजे या 8:30 तक आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते समय आपको 2 पजल डेली सॉल्व करनी है, ठीक है। फिर वही बात करेंगे, प्रैक्टिस वो करो आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करके। हम कह दें कि भाई आपको कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करनी है या सेलॉक की प्रैक्टिस करनी है, बट आपको सेलॉक ऑलरेडी आता है, आप उसमें परफेक्ट हो, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट ज़्यादा टाइम उसमें दो जो आपको नहीं आता। आपसे पजल नहीं बन रही, आपसे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बन रहा, आपसे मशीन इनपुट नहीं बन रहा, तो आप उसकी तैयारी करो जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। आप ये मत करो कि जो आता है आप उसी की प्रैक्टिस करते चले आ रहे हो, अब वो करो जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है। तो ये किया, और इन सब के प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि आप इसको बाद में रिवीजन भी कर सको, ठीक है। अब बच गया 8:30, तो फिर 8:30 से फिर रेस्ट ले लीजिए, तो 8:30 से भाई 9:30 के बीच में आप अपना वीडियो वगैरह देख लीजिए, ठीक है भाई, आप अपना वीडियो वगैरह देख लीजिए, जो भी आपको मतलब सॉरी वीडियो नहीं, मतलब लंच वगैरह कर डिनर कर लीजिए, क्योंकि भाई रात का समय हो गया, डिनर भी करना ज़रूरी है, खाते पीते रहना, क्योंकि अगर खाएंगे नहीं तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। तो डिनर कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए। फिर उसके बाद 10 बजे से, ठीक है भाई, उसके बाद 10 बजे से रात के 11:30 बजे तक आप क्विज़ वगैरह दीजिए, ठीक है। क्विज़ वगैरह दो, जो हमने आपको बताया 5 क्विज़ को देने के बाद उसका एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। और ये सब करने के बाद आप 11 मतलब 11:30 से 11:45 के बीच में आप लोग सो जाओ, क्योंकि मॉर्निंग में फिर से आप लोग को उठना है सुबह 12, मॉर्निंग में फिर से उठना है आप लोग को सुबह 6 बजे, ठीक है भाई। तो ये रहने वाला है नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स का शेड्यूल। अब जैसे कि हमने आपसे बोला था कि आपको सब्जेक्टिव नॉलेज को बूस्ट करना है, तो आप यहाँ करोगे 3 से 5:30 में अपना सब्जेक्टिव नॉलेज को बूस्ट करोगे, और फिर 6:30 से 8:30 पजल्स में आप सब्जेक्टिव रीजनिंग की सब्जेक्टिव नॉलेज को बूस्ट करोगे। अब जीए की मॉर्निंग में बूस्ट कर चुके हो, और अगर बात करें इंग्लिश में तो एडिटोरियल पढ़ लो, वही इनफ है, सफिशियंट है, ठीक है भाई, सफिशिएंट है, आप एडिटोरियल पढ़ लो। ये देखो एक टाइम बताया है, आप अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट मॉर्निंग का टाइम जो है वो सबको सेम करना है, ठीक है। तो ये टाइम है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो हमें लगता है कि आप आराम से 2-3 महीने में अपने आप को एक बेहतर जगह पाएंगे तैयारी करने के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो ये है नॉन वर्किंग्स का शेड्यूल। बट अगर हम बात करें वर्किंग, जो लोग वर्क कर रहे हैं, जिनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, तो भाई उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है चीज़ों को मैनेज करना। अब जो वर्किंग है, मेरा जो खास फोकस होगा वो रहेगा वर्किंग एस्पिरेंट्स पे। तो वर्किंग एस्पिरेंट्स को भाई थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स काम करना पड़ेगा। भाई मॉर्निंग का तो सेम रहेगा आप लोग का टिल 9 AM, ठीक है। मॉर्निंग में आप लोग को हर हाल में 6:30 पे उठना ही उठना है। फिर आपको जीए अपनी पढ़नी है, ठीक है, फिर ये करना ही करना है आप लोगों को, मतलब जीए पढ़ लिया, और थोड़ा सा ना कम करो टाइम को, मतलब जो वर्किंग एस्पिरेंट है भाई, जैसे कि हमने बोला कि 7 बजे से आपने 8 बजे जीए पढ़ लिया, ठीक है, 7 से 8 आपने जीए का रिवीजन कर लिया, फटाफट से जल्दी जल्दी रिवीजन कर लिया। उसके बाद 8 से 9 आपने क्या कर लिया, एडिटोरियल कर लिया। तो इतना तो करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है भाई। थोड़ा सा टाइम कम दें, वो धीमे धीमे आप लोग कवर अप कर लोगे भाई। संडे आया, संडे को आपने कवर कर लिया, ठीक है, कोई हॉलीडे पड़ गई उसमें कवर अप कर लिया, या कभी कभार काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आजकल तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अभी काम नहीं है, तो आपने उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया अपने अकॉर्डिंग। तो वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए ये है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रहने वाली, क्योंकि वर्किंग एक्सपीरियंस से तो कहीं ना कहीं सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे वो, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको डेली बेसिस पे मॉक तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, डेली मॉक देना पड़ेगा। जैसे आप लोग को पता है, जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है, आपको दिन में टाइम मिल रहा है, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कभी भी टाइम मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो आप मॉक ज़रूर दो, जो हमने आपको बताया, वीक में 5 दिन प्रीलिम्स के मॉक और 2 दिन, ठीक है भाई, 2 दिन आप लोग को मेंस के मॉक। तो मॉक तो आपको हर हाल में देने हैं जितने वर्किंग एक्सपीरियंस है। इसके बाद वो जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो खासकर ध्यान दें, जब वो अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज को बूस्ट करेंगे तो उसी सब्जेक्ट को पढ़ें, और उसी सब्जेक्ट में वही टॉपिक पढ़ें जो जिसमें वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, क्योंकि जिसमें आप
मॉडरेट है, जिसमें आप ओके ओके हैं, वो आपको टेस्ट देते देते आप उसमें प्रैक्टिस बना लोगे। जिसमें आप लोग को बिल्कुल जीरो है, जिसमें आपको बिल्कुल पकड़ नहीं है, आप वही प्रैक्टिस करो टाइम निकाल के। आप 1 घंटा प्रैक्टिस करो, बट मन से करो, क्योंकि आपको काम भी करना है, ठीक है। आपको घर के भी काम करने हैं, आप लोगों को ऑफिस के भी काम करने हैं, बहुत सारे काम से। तो आप वही टॉपिक सब्जेक्ट में भी आप वही टॉपिक की प्रैक्टिस करो जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। और उनके लिए भी भाई क्विज़ ज़रूर दें, ठीक है। डेली बेसिस पे आपको क्विज़ मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन पे, तो क्विज़ ज़रूर दें बैठ के, और हर चीज़ का इंट्रोस्पेक्शन खुद करें और एनालिसिस ज़रूर करें। जो भी आपने क्विज़ दी आप उसका एनालिसिस करो कि भाई कहाँ पे गलती की हमने, उसको नोट करो, ताकि वो आपके माइंड में रहे कि हाँ हमने इस क्विज़ में ये गलती की थी। तो इस तरह से अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करोगे तो हमें लगता है कि यार विदिन 1 मंथ आप अपने अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज देखोगे। और डेफिनेटली बात है, आप जो आपका एम है आप उसके बहुत पास पहुँच जाओगे। मतलब जो आपका एम है किसी मतलब बैंक एग्जाम को क्रैक करना, आप उसके बहुत पास पहुँच जाओगे। तो हमें लगता है कि इस स्ट्रेटेजी से, इस डेली रूटीन से आप लोग जो है अपना सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा डेली रूटीन, बताइए कमेंट बॉक्स में। इस लॉकडाउन 4.0 को यूटिलाइज़ करो और भाई इसी रूटीन को फॉलो करते हुए अपने सिलेक्शन को पक्का करो। थोड़ा सा स्टार्टिंग में 7-8 दिन 15-20 दिन आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप एक नए प्लान पे चलने जा रहे हो, एक नए रास्ते पे चलने जा रहे हो। बट जब आप गो थ्रू हो जाओगे, यूज थ्रू हो जाओगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको मज़ा आने लगेगा, ठीक है। इन्जॉय करके पढ़ो, सजा लेके मत पढ़ो। इन्जॉय लेके पढ़ोगे तभी मज़ा आएगा। अगर आप लोग बेमन से काम करोगे, भाई करना ही करना है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो, चीज़ों को इंटरेस्ट से करो।